नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जांच को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। वीआईपी है या नहीं, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। भारत सरकार को चिट्ठी लिख दी है। लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद दो ऐसी बातें सामने आई जो यह सवाल करने पर मजबूर कर रही है कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से यह मुद्दा छीन लिया है या फिर कहानी अभी बाकी है। पूरे मामले का कोई दूसरा भी पहलू है क्या? आइए मामले को 3 बिंदुओं के जरिए समझते हैं, क्योंकि 3 ऐसी घटनाएं दिख रही है जो कुछ बातों पर चर्चा करने को मजबूर करती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने सीबीआई जांच की मांग पूरी होते ही जैसे ही मुख्यमंत्री धामी ने 9 जनवरी को सीबीआई जांच की मांग पूरी की, उसके बाद संस्तुति की, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी। उसके बाद 10 जनवरी को यानी कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री धामी से 5 सवाल किए उनका कहना है कि उत्तराखंड की सरकार को वो चिट्ठी सार्वजनिक करनी चाहिए जो भारत सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए भेजी गई है। गणेश गोंदियाल का कहना है कि सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए जो चिट्ठी लिखी गई है उसकी भाषा इस तरीके से तैयार की गई है ताकि वीआईपी को बचाया जा सके। गणेश गोंदियाल ने कहा कि मुझे सारी जानकारी पता है। उनका कहना है कि मुझे उनके जो सूत्र है उन्होंने बताया है, लेकिन मेरे जानकारी होने से कुछ नहीं होता है। सरकार को वो चिट्ठी जारी करनी चाहिए जो संस्तुति के लिए भारत सरकार को भेजी है। गणेश गोंदियाल पहली बात तो यह कह रहे हैं, अगर 5 बिंदुओं की बात करें, जो 5 बिंदु वो उठा रहे हैं, गणेश गोंदियाल का जो पहला बिंदु है वह यह है कि सरकार ने जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके सीबीआई जांच के लिए पत्र भारत सरकार को भेजा है। राज्य सरकार पूरी जांच को इस बिंदु पर फोकस कर रही है कि क्या कोई वीआईपी था या नहीं था इस मामले में, जबकि जांच इस बिंदु पर होनी चाहिए कि वीआईपी कौन है, इस पर नहीं कि कोई था भी कि नहीं था वीआईपी पर ही केवल जांच फोकस हो रही है। गणेश गोंदियाल का कहना है कि पूरे ही प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, गणेश गोंदियाल ने मांग की कि अंकिता के फोन पर किन किन लोगों से बात हुई उस वक्त जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी अंकिता ने, और जब उसकी हत्या हुई तब तक उनके फोन पर, अंकिता के फोन पर किन किन की फोन आई, वो कॉल डिटेल क्या है, इसको सार्वजनिक किया जाए। और तीसरी बात, गणेश गोंदियाल ने यह भी मांग की अंकिता भंडारी और उनके मित्र के बीच में जो चैट हुई थी, चैटिंग थी, उस चैट को, उस संवाद को सार्वजनिक किया जाए और उसको जांच के दायरे में रखा जाए। और तीसरी बात, जो 3 लोग हैं जो आरोपी थे, बाद में अदालत ने जिनको दोषी ठहराया, जिनको सजा हुई है, जिनको सजा हुई है उनको घटना के पहले और घटना के बाद किन किन के फोन आए, उनकी फोन पर किन किन लोगों से बात हुई, या किन किन बड़े लोगों के पीएस से या सेक्रेटरी से या फिर किसी और से बात हुई, इसको भी सार्वजनिक किया जाए, जांच के दायरे में इसको भी रखा जाए। और चौथी बात, गणेश गोंदियाल ने यह भी मांग की घटना के बाद यमकेश्वर की जो विधायक है उनकी जो घटना हुई, हत्या हुई, उसके बाद यमकेश्वर की विधायक की किन किन लोगों से फोन पर बात हुई, इसको भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। कॉल डिटेल इसकी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। और 5वीं बात, सीबीआई अपनी जांच में इस बिंदु को भी शामिल करे कि आखिर किसके कहने पर क्राइम सीन में तोड़फोड़ हुई, जो वंत्रा रिजॉर्ट को ढाया गया, बुलडोजर चला गया, किसके आदेश पर चलाया गया, इन सभी बिंदुओं को भी जांच में शामिल करना चाहिए। इन बातों के अलावा भी गणेश गोंदियाल ने 1-2 बात और कही है, लेकिन सवाल यह है कि यह बातें पहले भी होती रही है और इनकी जांच की मांग भी पहले होती रही है। इन बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण एक सूचना है, आइए उस सूचना पर बात करते हैं। देहरादून के वसंत विहार थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा अंकिता हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। अनिल जोशी ने उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग को और जो उत्तराखंड के डीजीपी है उनको एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसके बाद डीजीपी ने यह चिट्ठी देहरादून एसएसपी को निर्देशित करते हुए भेजी और देहरादून एसएसपी ने
जो वसंत विहार थाना है वहां पर भेजी और वसंत विहार थाने में अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पर्यावरणविद अनिल जोशी ने इस पत्र में क्या लिखा है, महत्वपूर्ण ये है। इस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या गया है और इस चिट्ठी पर क्या केस दर्ज हुआ है। इस समय जो पर्यावरणविद अनिल जोशी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इस समय मीडिया रिपोर्ट सोशल मीडिया पर और कुछ ऑडियो वीडियो और कुछ अन्य चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। इस प्रकरण में कुछ अज्ञात व्यक्तियों को लेकर जिन्हें वीआईपी के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक स्वतंत्र अपराध में संलिप्त होने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल आरोपियों को सजा हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया आदि पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रकरण में कुछ साक्ष्यों को छिपाया गया और नष्ट किया गया। कुछ वीआईपी थे, इसीलिए वीआईपी कहे जा रहे किसी व्यक्ति या किसी अज्ञात व्यक्तियों से संबंधित इस अपराध की जांच पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है। एक तरह से अनिल जोशी ने जो चिट्ठी लिखी है, उन्होंने लिखा है कि यह जो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में जो प्रकरण चल रहा है वीआईपी को लेकर, कथित वीआईपी को लेकर, इसकी जांच की जाए। पर्यावरणविद अनिल जोशी की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है। अब सवाल दो बन रहे हैं। पर्यावरणविद अनिल जोशी का अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को लेकर कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अंकिता भंडारी के परिवार से भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पहले भी कभी उन्होंने इस संबंध में शायद ही कोई मुद्दा उठाया हो, कोई बात उठाई हो, कोई जांच की मांग उठाई हो। अब उन्होंने ये एफआईआर क्यों दर्ज कराई है, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। आखिर अचानक से वो क्यों दर्ज करा रहे, वो भी उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की चिट्ठी भारत सरकार को भेजी है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब सीबीआई जांच करेगी तो क्या इसी एफआईआर के आधार पर जांच शुरू करेगी, क्योंकि जो पहले केस दर्ज हुए उन पर तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, दोषियों को सजा हो चुकी है। जो दोषी पाए गए थे, तीनों जो आरोपी थे वो दोषी पाए गए और उनको सजा हो चुकी है। इसीलिए बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि अब यह जो एफआईआर हुई है, क्या सीबीआई इसी के तहत केस को आगे बढ़ाएगी। और ये एफआईआर केवल और केवल इस बात को लेकर हुई है कि जो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में कथित वीआईपी व्यक्ति या व्यक्तियों को लेकर जो एक माहौल बन रहा है, इसको लेकर कि इसकी जांच की जाए। इसीलिए सवाल यह बड़ा बन जाता है कि ये जो एफआईआर हुई है इसको लेकर। अब तीसरी और आखिरी बात पर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ही अंतराल पर ऐसा तीसरी बार किया है कि कांग्रेस के हाथ से, विपक्ष के हाथ से मुद्दा ही छीन लिया। अगर देखे पिछले कुछ समय अंतराल पर देखे तो 3 ऐसे मौके आए जिस अवसर पर जो उत्तराखंड में बीजेपी का संगठन है वो असहज हुआ, बीजेपी के संगठन को चिंता हुई, वो जो एक मुद्दा उठा वो राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम दिग्गज परेशान हो गए कि इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति पर या विपक्ष की राजनीति पर, क्योंकि चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी है और जो विधानसभा का चुनाव है वो 1 साल की ही मोटा मोटी दूरी पर है। इसीलिए आप 3 बातों पर ध्यान दीजिए। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह सीबीआई जांच की संस्तुति की है, इसके बाद कैसे पूरा का पूरी तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। अगर 3 बातों पर ध्यान दे तो पहली बात, इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एलयूसीसी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी केंद्र सरकार से, तो वो जो मामला था वह खूब चर्चा में आ गया था। महिलाओं ने गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों में, देहरादून में भी, कुमाऊं के भी कुछ हिस्सों में इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया था। यह एक मामला जो बड़ा चर्चा में आया, गणेश गोदियाल ने यह मामला खूब उठाया और इस मामले को सामने रखकर उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री है धन सिंह रावत, उन पर भी कुछ सवाल खड़े किए। बीजेपी इस मामले को लेकर इतनी असहज हुई कि बीजेपी के लिए मामला इतना चिंताजनक बनता हुआ दिखा कि बीजेपी के सांसदों ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस मामले की जांच की मांग की थी। जब पूरा मामला राजनीतिक तौर पर चर्चा में आ गया, विपक्ष उसको उठाने लगा और एक माहौल भी उत्तराखंड में बनने लगा इस मामले को लेकर और कांग्रेस ने इस पर बड़ा मोर्चा खोल दिया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। बिल्कुल उस लेवल पर जाकर सिफारिश की कि जब यह मामला एकदम चरम पर था। अब यह मामला
सीबीआई देख रही है और उत्तराखंड में इस मामले पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी नहीं होती है और गणेश गोदियाल भी कम ही चर्चा करते हैं, क्योंकि मामला सीबीआई के पास चला गया। यही तो मांग थी और ये मांग पूरी हो गई। जब मांग ही पूरी हो गई तो जांच तो सीबीआई कर रही है। उत्तराखंड में जो जांच एजेंसी है वो जांच एजेंसी तो देख नहीं रही है, और उत्तराखंड में जो तीसरी राजनीतिक शक्ति बनना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर, वो भी इसकी अब कमी चर्चा करते हैं। उन्होंने भी ये मामला खूब उठाया था। इसी तरीके से यूके SSSC पेपर लीक का जो प्रकरण हाल ही में कुछ समय पहले ही आया था, वो मामला भी खूब चर्चाओं में आया। देहरादून में धरना प्रदर्शन हुआ। जो उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर तीसरी शक्ति बनना चाहते हैं वो धरने पर बैठ गए। कुछ उनके साथ युवा भी धरने पर बैठने। मामला दिल्ली में भी उठा, दिल्ली की मीडिया ने भी उठाया, पत्रकारों ने भी उठाया, मीडिया में खूब छा गया। और जब यह लगा कि बीजेपी संगठन से इस मामले से कोई जवाब नहीं देते बन रहा है, और जब ये लगा कि ये मामला पूरा राजनीतिक तौर पर चिंता पैदा कर सकता है, एक दिन धामी धरना स्थल पर ही पहुंच गए और मामले की सीबीआई जांच करने पर हामी भर दी। पेपर लीक मामले की भी सीबीआई जांच शुरू हो गई। यह मामला भी उत्तराखंड की एजेंसियों और सरकार की जवाबदेही से बाहर चला गया। सीबीआई इस पर जांच कर रही है। अब इस पर भी बहुत चर्चा तो होती नहीं है, बीच बीच में अपडेट्स आते रहते हैं कि सीबीआई क्या कर रही है। और उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में अब इस पर कोई चर्चा नहीं होती। अब आते हैं इस ताजा प्रकरण पर, ताजा मामले पर, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले पर। खासकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बयानों, ऑडियो और फेसबुक लाइव के बाद जो उत्पन्न हुए हालात, उन पर, और उन हालातों के बाद जो यह मामला सीबीआई जांच तक पहुंचा। इस मामले में भी बीजेपी का उत्तराखंड संगठन कुछ नहीं कर पाया, बैकफुट पर रहा। बड़ी चिंता दिखी और यह राजनीतिक तौर पर घेराबंदी, एक व्यू रचना गणेश गोदियाल ने की। कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्रों में जो जहां ज्यादा असर रखता है राजनीतिक तौर पर, वो वहीं पर अंकिता भंडारी को न्याय दो के नाम पर पदयात्रा निकालने लगे। गणेश गोदियाल ने इस मामले में बीजेपी की कमाल की घेराबंदी की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और बीजेपी चिंता में दिखी भी। लेकिन धामी ने इस मामले में भी एक बड़ा मोड़ उस वक्त ला दिया जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता जो कहेंगे उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री से अंकिता के माता पिता मिले भी, यानी सीधी बात, यह मामला कांग्रेस के पाले से निकलकर अंकिता के माता पिता के पाले में चला गया। वो जो कहेंगे वही बात मानी जाएगी। अंकिता के माता पिता से जब धामी मिले और उन्होंने सीबीआई जांच की जो चिट्ठी सौंपी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश की निगरानी में, इसके बाद जब मुख्यमंत्री धामी से मिलकर अंकिता के माता पिता गए, तो उसके बाद अंकिता के माता पिता से मिलने के ऑडियो, वीडियो और उनसे फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग करने के बाद जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, अंकिता के माता पिता से मिलकर वीडियो बनाए जाने लगे, सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने लगे। यह पूरा मामला अंकिता के माता पिता पर ही केंद्रित हो गया। और उत्तराखंड की सरकार ने जब लगा कि यह मामला ये सीबीआई जांच की तरफ ही अब भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी कह भी चुके थे, तो मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। कल यानी 9 जनवरी को दोपहर बाद यह खबर आई, और इस खबर के बाद, इस खबर के आते ही सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उर्मिला सनावर के मामले में सामने आने पर बीजेपी राज्य में उपजे हालातों की वजह से बड़ी चिंता में थी। अब यह मामला भी सीबीआई के पास जा रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक तौर पर इस मामले, क्योंकि कांग्रेस इसमें एक्टिव हुई और भी बहुत लोग एक्टिव हुए, यूकेडी तमाम दल एक्टिव हुए, सर्वदलीय एक धरना प्रदर्शन भी हुआ, इसीलिए इस मामले के राजनीतिक असर जमीन पर क्या रहने वाले हैं, क्या हो चुके हैं, या वो उनके असर क्या आएंगे, इस पर तो अभी कुछ ठीक कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 1, 2, 3, 4 दिन में या कुछ दिन में इस प्रकरण को लेकर बहुत अधिक चर्चा भी ना रहे, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी सीबीआई जांच की वो पूरी हो चुकी है। लेकिन इसके राजनीतिक असर क्या रहेंगे इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके कोई राजनीतिक असर जमीन पर नहीं गए होंगे। वो वक्त के साथ धीरे धीरे समझ में आएंगे, वक्त के साथ धीरे धीरे महसूस किए जाएंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।